Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है वो तफसील से देखेंगे। स्टूडेंट्स हम सबसे पहले जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखते हैं और उसके बाद उसकी डिवीजन्स को देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को किस तरह से दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक को हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक को हम कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स हम उनकी डिटेल जो है वो स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप जो है वो इस पिक्चर को देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो आपके सामने पूरे का पूरा जो है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो शो हो रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंसानी निज़ाम में तनफ़ुज़। इसका काम क्या है? इसका काम यह है बच्चों कि इसने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेना है और उस ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर डालना है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर इसने एटमॉस्फेयर के अंदर क्या कर देना है? डिस्पोज कर देना है। ठीक है, तो बच्चों इस मकसद के लिए ये जो है ऑर्गन नोज इसको इस्तेमाल किया जाता है। नोज के बाहर ये जो सुराख होते हैं इन्हें हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। नोस्ट्रिल्स के जरिए बच्चों जो हवा है वो नोज के अंदर दाखिल होती है। फिर नोज के अंदर ये खाली जगह है इसको हम कहते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद बच्चों ये पीछे जो है ये आपका हलक वाला हिस्सा आ जाता है। हलक वाले हिस्से को हम फेरेंक्स कहते हैं। फेरेंक्स जो है बच्चों इसकी जो तफसील है वो हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी तफसील से देखी थी, क्योंकि ये जो फेरेंक्स है बच्चों ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट भी है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट भी है। इसी वजह से हम इसको दोनों के अंदर स्टडी करते हैं। फेरेंक्स के हवाले से आपको पता है कि एक ऐसा मस्कुलर पैसेज है, मसल से बना हुआ एक रास्ता है जहां से हवा भी गुजरती है और खुराक भी गुजरती है। फेरेंक्स के बाद बच्चों हवा का रास्ता अलग हो जाता है और खुराक का रास्ता अलग हो जाता है। तो हवा जो है बच्चों वो हवा अपने रास्ते के अंदर आ जाती है और इसका ये जो टॉप है बच्चों इसको हम कहते हैं लारंक्स। ठीक है, ये जो आपको फ्रंट पे नजर भी आती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों नीचे सांस की नाली जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं, आप यहाँ पे इसको हाथ लगा के महसूस भी कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों इसके पीछे वाली साइड पर यहाँ पर मौजूद होती है खुराक की नाली जिसको हम एसोफेगस कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों चूंकि हम जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को स्टडी नहीं कर रहे, उसको हम पहले चैप्टर के अंदर स्टडी कर चुके हैं, तो बच्चों हम यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस होगा वो सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो है वो हम देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे लैरिंक्स के अंदर हवा दाखिल होती है, लैरिंक्स के बाद आती है बच्चों ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया के बाद बच्चों यहाँ पर ये जो ट्रेकिया है ये दो हिस्सों में तकसीम करता है। ठीक है, और हर एक हिस्सा जो है वो अलग लंग के अंदर दाखिल हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों ट्रेकिया की डिवीजन से ये जो दो छोटी नालियां बनती हैं इनको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर ये प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो एक अलग लंग के अंदर दाखिल हो जाती है और ये प्राइमरी ब्रोंकाई जो है एक अलग लंग के अंदर दाखिल हो जाती है। बच्चों यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये लंग्स हैं और बच्चों प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो आगे जाकर मजीद छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर जो है वो तकसीम करती हैं, जिनकी तफसील जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो तफसील से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, और ये जो रास्ता है इसको हम जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? रेस्पिरेटरी ट्रैक का नाम देते हैं। अब बच्चों इसके हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक को हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और एक को हम कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। सांस की नाली का ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कह देते हैं और बच्चों इंसानी निज़ाम में तनफ़ुस का जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कह देते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर बच्चों तीन चीजें आती हैं, नेजल कैविटी, फेरेंक्स और लैरिंक्स। इसी तरह बच्चों लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर बच्चों ट्रेकिया आती है, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई। सिर्फ ब्रोंकाई नहीं बच्चों, ब्रोंकाई के आगे से डिवीजन्स भी आती हैं जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। उसके अलावा एल्वियोलर डक्ट्स हो गए, एल्वियोलाई हो गए, जिनको हम इससे अगले लेक्चर के अंदर तफसील से देखेंगे, वो भी सारे जो है वो इसी के अंदर आते हैं। और आखिर में बच्चों लंग्स। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो इसकी बहुत ही बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई होगी। अब स्टूडेंट्स आए हम जो है वो बाकायदा तौर पर रेस्पिरेटरी ट्रैक की डेफिनेशन जो है इसको स्टार्ट कर दें। बच्चों आपकी बुक के अंदर जो हेडिंग बनी हुई है मेन वो है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंसानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो हिस्से हैं हमने उनको स्टडी करना है। स्टूडेंट्स सबसे पहले देखें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बच्चों यहाँ पे देखें, जब मैंने आपको जो है वो टॉपिक स्टार्ट करवाया था तो वहां पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ था वो था ट्रैक। ठीक है, बच्चों ट्रैक जो है वो जनरल पाथवे रास्ते को कहते हैं। ठीक है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का वहां पे मतलब ये था कि हवा का जो ऊपर जो हवा का रास्ता है ना हमारे जिस्म के अंदर, ठीक है, हम उसके ऊपर वाले हिस्से को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जबकि बच्चों नीचे जब इसको बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स के हवाले से स्टडी किया जाएगा तो यहाँ पे ट्रैक की जगह पे लफ्ज ट्रैक्ट इस्तेमाल होगा। ठीक है,
ट्रैक्ट बच्चों आमतौर पे हम नाली को कहते हैं, ठीक है, और ये पर्टिकुलर वो लफ्ज है पर्टिकुलरली जिसको ऑर्गन सिस्टम्स के साथ रिलेट करके इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देखें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, वहां पे भी हम ये वाला ट्रैक इस्तेमाल नहीं करते बल्कि ये वाला ट्रैक जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपने इस ट्रैक और इस ट्रैक में जो है वो फर्क ज़हन में रखना है। अलबत्ता के बच्चों जो मेजर हेडिंग है उसके अंदर जो है वो आपकी बुक के अंदर लफ्ज ट्रैक इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, वहां पे आपने कंफ्यूज नहीं करना। इसे ट्रैक जो है वो जनरल जो है वो रास्ते को कहते हैं, लेकिन जब भी हम यहाँ पर बॉडी सिस्टम्स के हवाले से बात करेंगे तो हम जो है वो ट्रैक का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स रेस्पिरेटरी ट्रैक देखें, इसकी डेफिनेशन क्या है। द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो इंसानी निज़ाम तनफ्फुस, जो सांस लेने का निज़ाम है, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो बनाते हैं अ कंटिन्यूस सिस्टम, एक मुसलसल सिस्टम बनाते हैं। और पैसेजेस रास्तों का, एक रास्तों का जो है बच्चों वो मुसलसल मरबूत निज़ाम बनाते हैं जिसको हम जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। थ्रू विच, जिसके जरिए एयर फ्लोज इनटू, हवा जो है वो दाखिल होती है, ठीक है, जिस्म के अंदर एंड आउट ऑफ द बॉडी, और जिस्म से बाहर, ठीक है। तो मैं जो इसके डेफिनेशन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर शामिल जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो एक मुसलसल रास्तों का एक मरबूत निज़ाम बनाते हैं जिसके जरिए जो हवा है वो जिस्म के अंदर दाखिल होती है और जिस्म से बाहर निकलती है, ठीक है, और इसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। बच्चों जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ठीक है, यहाँ पे देखें बच्चों, नोज जो है ये एक अलग से ऑर्गन है, इसी तरह फेरिंक्स जो है वो जिस्म के एक अलग से पार्ट है बच्चों, लंग्स अलग से ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो ट्रिकिया है बच्चों यहाँ पे देखें अलग से एक रास्ता है, ठीक है। तो ये जितने भी जिस्म के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं और जो इसके पैसेजेस हैं, ये सारे आपस में मिलते हैं और मिलकर एक कंटिन्यूस सिस्टम बनाते हैं जिसके जरिए जो हवा है वो बाहर से जिस्म के अंदर दाखिल होती है और जिस्म से अंदर से जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है, और इन तमाम को मिलाकर जो है वो हम रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं, ठीक है। फिर इसी रेस्पिरेटरी ट्रैक को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। तो यहाँ पर देखें बच्चों, द रेस्पिरेटरी ट्रैक हैज टू मेजर डिवीजन्स, इसकी दो अहम डिवीजन्स हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब बच्चों पेपर में जो है वो आपसे फर्क पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको जो है वो अपने बुक्स के ऊपर लिख लेना है, अपने रजिस्टर्स के ऊपर आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर नेजल कैविटी आती है, फेरिंक्स आता है, ठीक है, और साथ ही साथ इसके अंदर लैरिंक्स भी आता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर क्या आता है बच्चों, इसके अंदर ट्रिकिया आता है, इसके अंदर स्टूडेंट्स ब्रोंकाई आते हैं, ब्रोंक्यूल्स आते हैं, एल्वेलाई आते हैं, ठीक है, और लंग्स आते हैं, ठीक है। अब ये इनकी डिटेल्स जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को तफसील से देखेंगे तो वहां पे हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद बच्चों, दीज ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी। अब बच्चों ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हैं, ये जो ऑर्गन्स हैं, ये जिम्मेदार हैं कि ये जो एयर है उसको जिस्म के अंदर और जिस्म से बाहर जो है वो क्या करें, मूव करें, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है नोज जो है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आता है, तो यही वो पार्ट है जिसके जरिए जो एयर है वो जिस्म के अंदर दाखिल होती है और यही वो पार्ट है जिसके जरिए जो एयर है वो जिस्म से बाहर निकलती है, ठीक है। जबकि बच्चों लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अगर आप देखें तो ये जो ऑर्गन्स हैं ये क्या करते हैं, कंडक्ट एयर की हवा को लेते हैं, कहाँ से, बिटवीन रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लंग्स। बच्चों ये जो ऑर्गन्स हैं ये लंग्स और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के दरमियान हवा को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, हवा को लेकर जाते हैं और लेकर आते हैं, ठीक है। तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो ज़हन में रखना है। इसके बाद बच्चों जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसका फंक्शन अगर आप देखें तो दे आल्सो क्लीन, ये साफ करते हैं हवा को, ह्यूमिडिफाई, हवा के अंदर नमी लेकर आते हैं, एंड वार्म द इनकमिंग एयर, और आने वाली हवा को जो है बच्चों वो गर्म करते हैं, वार्म करते हैं। जैसे सर्दियों के अंदर आप सांस लेते हैं, सर्दियों के अंदर सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो कम होता है, जबकि जो हवा आपके जिस्म के अंदर दाखिल होती है उस हवा का जो टेम्परेचर है उसको सबसे पहले आपकी बॉडी टेम्परेचर के बराबर किया जाता है, ठीक है। तो उस बॉडी टेम्परेचर के बराबर करने का जो एक फंक्शन है वो भी बच्चों अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है ये परफॉर्म करता है, ठीक है। तो हवा को साफ करता है, उसके अंदर नमी लेकर आता है। नमी क्यों लेकर आता है, ताकि जो रेस्पिरेटरी सरफेस जो है एल्वोलाई जिसे हम कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वहां पे जो गैशियस एक्सचेंज है वो मौसर तौर पर हो सके। क्योंकि जब हमने प्रॉपर्टीज स्टडी की थी रेस्पिरेटरी सरफेस की तो वहां पे हमने मॉइस्चर जो है उसको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया था। नो गैस एक्सचेंज अकर्स इन दीज ऑर्गन्स, बच्चों अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर किसी भी किस्म का कोई गैसों का तबादला नहीं होता है, ठीक है। मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और ब्लड के दरमियान कोई गैसों का तबादला नहीं होता। जबकि बच्चों लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आप देखें तो यहाँ पे गैस एक्सचेंज अकर्स, जो गैसों का तबादला है वो होता है एट द लेवल ऑफ एल्वोलाई, एल्वोलाई की सतह पर, कहाँ पे, लंग्स में, ठीक है, इन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो पार्ट्स हैं हमने पढ़े थे, ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, ट्रेकिया,
ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलर डक्ट्स, एल्वोलाई और साथ बच्चों लंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो एल्वोलाई है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लंग्स के अंदर मौजूद एल्वोलाई, इसकी सतह पर गैसों का तबादला होता है। किस तरह से होता है इसको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, जबकि आपकी बुक के अंदर जो मेजर हेडिंग बनी हुई है वो अपर रेस्पिरेटरी, यहाँ पे बच्चों के लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों का मतलब जो है वो तकरीबन बच्चों सेम है। ठीक है, ट्रैक जो है वो रास्ते को कहते हैं, ट्रैक जो है वो नाली को कहते हैं। ठीक है, तो आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना। ठीक है, मेजर हेडिंग में के लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है वो TRACT है। ठीक है, तो मैंने आपको इसका फर्क जो है वो पहले समझा दिया था कि ट्रैक जो है वो जनरल रास्ते को कहते हैं, जबकि कोई भी अगर ऐसा रास्ता, ठीक है, जो कि ऑर्गन सिस्टम्स के हवाले से रिलेट कर दिया जाए उसके लिए हम लफ्ज ट्रैक्ट इस्तेमाल करते हैं। इसके बच्चों 3 हिस्से हैं, एक को हम नेजल कैविटी कहते हैं, एक को हम फेरिंक्स कहते हैं और एक को हम लैरिंक्स कहते हैं। बच्चों आए हम इनकी एक एक करके इनकी तफसील जो है वो देखते हैं। बच्चों नेजल कैविटी को अगर आप देखें, कैविटी जो है वो खाली जगह को कहते हैं। जिस तरह हमने इससे पिछले चैप्टर के अंदर ओरल कैविटी को देखा था, ओरल कैविटी बच्चों क्या होता है, मुंह के अंदर जो खाली जगह है उसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। इस तरह बच्चों नाक के अंदर जो खाली जगह है इसको हम नेजल कैविटी का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें, द एक्सटर्नल ओपनिंग्स ऑफ नोज कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। बच्चों ये जो नाक के बाहर ये जो ओपनिंग्स होती हैं इनको हम जो है वो किसका नाम देते हैं, इनको हम नोस्ट्रिल्स का नाम देते हैं। तो आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि जो नोज की बैरूनी ओपनिंग्स होती हैं, बाहर की तरफ ओपनिंग्स होती हैं, इनको हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। नोस्ट्रिल्स लीड टू नेजल कैविटी। बच्चों ये नोस्ट्रिल्स हैं, जब इनसे आप आगे नोज के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर बच्चों इसके नोस्ट्रिल्स के आगे खाली जगह है। ठीक है, इसको हम नेजल कैविटी कहते हैं। तो नेजल कैविटी तक जो जाने का रास्ता है वो कौन फराहम करता है, वो नोस्ट्रिल्स फराहम करते हैं। ठीक है, जो नोस्ट्रिल्स हैं वो रहनुमाई करते हैं नेजल कैविटी तक। इसके बाद बच्चों आगे देखें, नेजल कैविटी क्या है, इट इज अ लार्ज, एक बड़ी एयर फिल्ड स्पेस, हवा से भरी हुई एक खाली जगह है बिहाइंड द नोज, नोज के पीछे। बच्चों आप यहाँ पे अगर देखें ना, आप ये नोज का फ्रंट है। ठीक है, इस फ्रंट साइड ऑफ नोज के बैक साइड पर हवा से भरी हुई खाली जगह है। ठीक है, जिसको हम किसका नाम देते हैं, नोजल कैविटी का नाम देते हैं। ठीक है, और वो जो नेजल कैविटी है पार्टीशन, वो तकसीम हुई हुई है बाय नेजल सेप्टम। सेप्टम कहते हैं बच्चों पर्दे को, नेजल सेप्टम एक ऐसा पर्दा जो कि नाक के अंदर मौजूद है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसको गौर करें ना, यहाँ पर, ठीक है, ये वाली जो हड्डी है इसने क्या किया हुआ है बच्चों, इसने नेजल कैविटी को जो है वो 2 हिस्सों के अंदर तकसीम किया हुआ है। और ये जो नेजल सेप्टम है ये है क्या, ये नेजल बोन का एक हिस्सा है। बच्चों नेजल बोन जो है वो हमारे फेस के अंदर पाए जाने वाली एक बोन है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इसकी जो डिटेल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं नोज का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। जबकि बच्चों अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक हार्ड बोनी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे फील होगा। ठीक है, यहाँ पे ये सॉफ्ट है, जो सॉफ्ट पार्ट है वो कार्टिलेज से मिलकर बना है, जबकि ऊपर वाला ये वाला हिस्सा जो बच्चों जो है ये नेजल बोन से मिलकर बना है। ठीक है, हम बच्चों चैप्टर नंबर 12 के अंदर जो है वो पूरे के पूरे स्कल के अंदर जितनी भी बोन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, हम उन तमाम के नामों को जो है वो याद करेंगे। तो अभी सिर्फ आप याद रखें, नेजल बोन एक ऐसी हड्डी है, ठीक है, जो कि नोज के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, और ये एक पर्दा बनाती है जो कि नेजल कैविटी को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, उसको हम जो है वो नेजल सेप्टम का नाम देते हैं। ठीक है, और इस नेजल बोन से नीचे यहाँ पर बच्चों ये कार्टिलेज मौजूद होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे इस डायग्राम को मजीद बेहतर अंदाज से देख सकते हैं। तो बच्चों होपफुली आपको नेजल कैविटी की समझ आ गई होगी कि नोस्ट्रल जो है वो नेजल कैविटी तक लेके जाते हैं। नेजल कैविटी एक बड़ी हवा से भरी हुई खाली जगह है, ठीक है, नोज की बैक साइड पर, ठीक है, जिसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है नेजल सेप्टम के जरिए। और नेजल सेप्टम क्या है, वो नेजल बोन का ही एक हिस्सा है। अब बच्चों नेजल कैविटी का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे देखें, एज इनहेल्ड एयर फ्लोज थ्रू द नेजल कैविटी। जैसे ही वो हवा जिसको हम जो है वो नाक के जरिए दाखिल करते हैं वो नेजल कैविटी से गुजरती है, इट इज वार्म, उसको गर्म किया जाता है, एंड ह्यूमिडिफाइड, और उसके अंदर नमी को ऐड किया जाता है बाय ब्लड वेसल्स, खून की नालियों के जरिए, प्रेजेंट वेरी क्लोज टू इट्स सरफेस, जो कि उसकी सतह के बहुत करीब मौजूद होती हैं। ठीक है बच्चे, जो नेजल कैविटी है, ठीक है, अगर आप इसको अंदर से देखें तो यहाँ पर इसके ऊपर सुपरफिशियल बहुत सारी जो है वो ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। ठीक है, अब बच्चों आपको पता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, वो जो ब्लड है उसके अंदर जो है उसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर के बराबर होता है। अब बच्चों जैसे ही हवा वहां से गुजरती है तो ब्लड से बच्चों जो हीट है वो ट्रांसफर होती है इस एयर के अंदर। क्या होती है बच्चों, ट्रांसफर होती है इस एयर के अंदर, जो कि क्या करती है, एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के बराबर करती है, एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से रेगुलेट करती है। मैंने आपको बताया जैसे कि अब सर्दियों के अंदर अगर आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो सर्दियों के अंदर जब आप सांस ले रहे हैं तो आप बाहर का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री है, 20 डिग्री है, ठीक है, या 10 डिग्री है, तो अब वो जो हवा का टेम्परेचर है वो भी सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर ही होता है। लेकिन जब आप उसको सांस के जरिए जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं तो जैसे ही वो हवा जो है वो आपकी नेजल कैविटी से गुजरती है तो नेजल कैविटी
कैविटी के इनर साइड पर जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स होती हैं उनसे जो हीट है वो क्या करती है, वो इनकमिंग एयर को गर्म कर देती है और उनको बॉडी टेम्परेचर के बराबर कर देती है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, जब हवा जो है वो यहाँ से गुजरती है बच्चों, तो नेजल कैविटी की जो सुपरफिशियल ऊपर वाली तय है वहां पे म्यूकस की एक तय भी मौजूद होती है। किसकी तय मौजूद होती है? म्यूकस की एक तय भी मौजूद होती है बच्चों। वही म्यूकस है जिसको हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी पढ़ा था। अब बच्चों उस म्यूकस के अंदर जो है वो वाटर मौजूद होता है। ठीक है, तो जब बच्चों नीचे गर्म खून पड़ा है, वार्म ब्लड पड़ा है, ठीक है, जो कि इनकमिंग एयर के टेम्परेचर को जो है वो ज्यादा कर रहा है बच्चों, वही वार्म ब्लड क्या करता है, वो म्यूकस में मौजूद वाटर को जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करता है। जब म्यूकस में मौजूद जो वाटर है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो वो जो वाटर वेपर्स हैं वो इनकमिंग एयर को बच्चों क्या कर देते हैं, वो इनकमिंग एयर को मॉइस्चराइज कर देते हैं, उसको जो है वो नमी से जो है वो भर देते हैं। ठीक है, और इसका मकसद क्या होता है, ताकि एल्बुलाई के लेवल पर गैसियस एक्सचेंज को जो है वो बेहतर बनाया जा सके। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ में आ गई होगी कि नेजल कैविटी जो है वो किस तरह से वो हवा जो अंदर दाखिल होती है उसको गर्म करता है और उसके अंदर जो है वो ह्यूमिडिटी को ऐड करता है, नमी को ऐड करता है। ठीक है, और किसके जरिए करता है? ब्लड वेसल्स के जरिए, जो कि नेजल कैविटी के इनर साइड पर सुपरफिशियली मौजूद होती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है वो आपने हेडिंग देनी है फंक्शन ऑफ हेयर एंड म्यूकस। बच्चों नेजल कैविटी के अंदर जो है वो हेयर्स भी मौजूद होते हैं और म्यूकस भी मौजूद होता है। ठीक है, बच्चों अगर आप जो है वो नोस्ट्रल्स को देखें तो यहाँ पर इस तरह से जो है वो हेयर्स मौजूद होते हैं। बच्चों अब ये जो हेयर्स हैं ये क्या काम करते हैं? बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें इस साइड पे जो हेयर्स हैं वो इस तरह से मौजूद हैं और इस साइड पे जो हेयर्स हैं वो इस तरह से मौजूद हैं। ठीक है, तो हेयर्स बच्चों जब आपस में इस तरह से मौजूद होते हैं तो जब इनके अंदर से हवा गुजरती है और उस हवा के अंदर अगर कोई बड़ा बच्चों डस्ट का पार्टिकल मौजूद है तो ये क्या करते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं, अपने अंदर कैद कर लेते हैं और उस डस्ट पार्टिकल को जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आगे जाने नहीं देते। ठीक है, बच्चों यहाँ पे देखें हेयर्स इन द नोज, नाक के अंदर जो हेयर्स मौजूद होते हैं, एंड म्यूकस। और बच्चों म्यूकस मैंने आपको बताया ना कि जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम के इनर लाइनिंग में म्यूकस मौजूद था, इसी तरह बच्चों जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसके इनर लाइनिंग में भी क्या मौजूद होता है? म्यूकस मौजूद होता है। यहाँ पे बच्चों अगर आप देखें तो ये नोज है, नोज के बच्चों अंदर ये नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के बच्चों अगर आप सरफेस को देखें, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों म्यूकस मौजूद होता है और जो म्यूकस की पूरी तय है उसको हम नेजल म्यूकोजा का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? नेजल म्यूकोजा का नाम देते हैं। और ये जो नेजल म्यूकोजा है बच्चों ये बनता कैसे है, अगर मैं आपको यहाँ पे इसको दिखाऊं, बच्चों नेजल कैविटी की जो ऊपर वाली सरफेस होती है ना, अगर हम इसको जो है वो बारीक टिश्यू के लेवल पे स्टडी करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखें बच्चों रेस्पिरेटरी एपिथेलियम इसे हम कहते हैं, जो उसकी सरफेस पर मौजूद होती है। अब बच्चों यहाँ पे खास तरह के एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, और उन एपिथेलियल सेल्स के दरमियान में जो है वो गोबलेट सेल्स होते हैं। ये जो गोबलेट सेल्स हैं इनका फंक्शन ये है कि इन्होंने म्यूकस की प्रोडक्शन करनी है, म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह से बच्चों जो म्यूकस है वो हमारी नेजल कैविटी के फ्रंट सरफेस के ऊपर है वो इस तरह से मौजूद होता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये जो पूरी मेम्ब्रेन होती है इसको म्यूकस मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, जो कि म्यूकस को प्रोड्यूस करती है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इस पॉइंट की अब समझ में आ गई होगी कि जो नोज के अंदर हेयर्स मौजूद होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, अब ये दोनों हेयर्स और म्यूकस मिलकर क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं, जकड़ लेते हैं बड़े बड़े फॉरेन पार्टिकल्स, बाहर से आने वाले पार्टिकल्स को जो कि हवा के अंदर मौजूद होते हैं, बिफोर दे गो डीपर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक, इससे पहले कि वो सांस की नाली के अंदर ज्यादा गहराई में लंग्स में न चले जाएं, उससे पहले पहले जो हेयर्स और म्यूकस है उसको ट्रैप कर लेते हैं, जकड़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो अगला पॉइंट की आप हेडिंग देंगे वो है फंक्शन ऑफ कीमो रिसेप्टर्स। बच्चों हमारी नोज के अंदर जो है खास तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं और सेंसेशन ऑफ स्मेल और साथ ही साथ सेंसेशन ऑफ टेस्ट भी करवाते हैं। ठीक है, उनको हम कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं। अब उससे ये बात जो है वो हैरानकुन है कि चले नोज का समझ में आता है वो सेंसेशन ऑफ स्मेल में तो रोल प्ले करता है, लेकिन सेंसेशन ऑफ टेस्ट में किस तरह से रोल प्ले करते हैं ये बात मैं आपको जो है वो समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इन एडिशन टू इट्स रेस्पिरेटरी फंक्शंस, अपने सांस लेने के फंक्शंस के अलावा नेजल कैविटी जो है उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं ऐसे रिसेप्टर्स जो कि केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको हम कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं। कीमो रिसेप्टर्स नीडेड फॉर द सेंसेशन ऑफ स्मेल, जो स्मेल जो हमारी सूंघने की हिस्स है इसके लिए जो जरूरी कीमो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं वो नेजल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं और यही कीमो रिसेप्टर्स जो हैं बच्चों को कंट्रीब्यूशन देते हैं सेंस ऑफ टेस्ट में। किस तरह से देते हैं मैं आपको समझाता हूँ। बच्चों जब कोई भी खुराक जो है जब आप उसको मुंह के अंदर चबाते हैं तो कुछ खुराक के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि वोलाटाइल होते हैं। वोलाटाइल का मतलब यह है कि जो कि फौरन से बुखारात में गैशियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जब बच्चों फौरन से वो केमिकल्स जो हैं बुखारात के अंदर बदलते हैं
तो वो जो गैशियस फॉर्म के अंदर केमिकल्स हैं वो खुद ब खुद जो है वो फेरेंक्स के अंदर चले जाते हैं। फेरेंक्स से बच्चों फिर ऊपर की तरफ जाकर, ठीक है, वो कहाँ पे आ जाते हैं बच्चों, वो नेजल कैविटी के अंदर आ जाते हैं। अगर मैं आपको यहाँ से जो है वो डायग्राम से दिखाऊं बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखें इस डायग्राम के थ्रू तो यहाँ पे आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या किया, हमने मुंह के अंदर जो है वो खाने को चबाया। अब वहां पे बच्चों कुछ केमिकल्स थे जो कि वोलाटाइल थे। बच्चों वोलाटाइल केमिकल्स जो हैं वो सबसे पहले यहाँ पे फेरेंक्स के अंदर आ गए, फिर फेरेंक्स से बच्चों होते 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 वो कहाँ पर आ गए, वो नेजल कैविटी के अंदर आ गए। ठीक है, अब बच्चों नेजल कैविटी के अंदर ये अब ऐसे केमिकल्स हैं जो कि गैशियस फॉर्म के अंदर है। ठीक है, अब जब ये केमिकल्स बच्चों नेजल कैविटी के अंदर मौजूद कीमोरिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे तो वहां पे जाके बच्चों वो सेंसेशन ऑफ टेस्ट भी करवाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा जब कभी फ्लू हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो आपकी जो टेस्ट की सेंसेशन है वो काफी हद तक कम हो जाती है। ठीक है, और आपको जो खुराक का वो टेस्ट जो कि आपको नॉर्मली आ रहा होता है वो टेस्ट जो है वो फील नहीं होता। ठीक है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि कीमो रिसेप्टर्स जो कि नोज के अंदर मौजूद हैं बच्चों, ठीक है, जब कोई भी फ्लू वगैरह होता है तो इन्फेक्शन की वजह से ये जो है उन केमिकल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो टेस्ट की सेंसेशन है वो भी सही तरह से नहीं होती। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर जो है वो हो गई होंगी। इसके बाद बच्चों जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसका सेकंड हिस्सा जो सेकंड पार्ट है वो है फेरेंक्स। फेरेंक्स को बच्चों उर्दू में हम हलक भी कहते हैं, बात मैंने आपको जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी बताई थी। बच्चों फेरेंक्स के हवाले से बहुत आसान आसान बातें लिखी हुई हैं, ये वही बातें जो कि हमने पहले पढ़ ली हैं। तो फेरेंक्स जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है वो जो कनेक्ट करता है नेजल कैविटी, नाक के अंदर जो खाली जगह है, ओरल कैविटी, और मुंह के अंदर जो खाली जगह है इसको लैरिंक्स के साथ एंड एसोफेगस के साथ। ठीक है बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखें इस डायग्राम को तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। बच्चों ये फेरेंक्स है, ठीक है, फेरेंक्स बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे देखें आगे ये हिस्सा जो है ये लैरिंक्स है जो आपको नजर आ रहा है, और बच्चों ये वाला हिस्सा जो है एसोफेगस है। अब ये बच्चों क्या करता है, फेरेंक्स जो है वो इस नेजल कैविटी को, ये जो नेजल कैविटी है इसको लैरिंक्स के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं, और बच्चों ये जो ओरल कैविटी है इसको एसोफेगस के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि नेजल कैविटी को लैरिंक्स के साथ जोड़ता है और ओरल कैविटी को जो है वो एसोफेगस के साथ जोड़ता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो समझ आ गई होगी। बच्चों इसके फंक्शंस देखें, बोथ एयर एंड फूड पास थ्रू इट, दोनों हवा और खुराक दोनों जो है वो फेरेंक्स के अंदर से गुजर सकते हैं। सो इट इज अ पार्ट ऑफ बोथ द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा भी है और डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा भी है। एयर पासिस फ्रॉम द नेजल कैविटी थ्रू द फेरेंक्स, हवा जो है बच्चों वो नेजल कैविटी से फेरेंक्स के पास जाती है, एंड फेरेंक्स से बच्चों कहां पे जाती है, लैरिंक्स पे जाती है। ठीक है, एज वेल एज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और इसी तरह से बच्चों जब हवा लंग से वापस आ रही होती है तो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी हवा का जो है वो रास्ता यही होता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जो है वो कहां पे जाती है, लैरिंक्स में, लैरिंक्स से बच्चों फिर फेरेंक्स में, और फेरेंक्स से फिर नेजल कैविटी में, और नेजल कैविटी से फिर बाहर की तरफ जाती है। ठीक है, तो बच्चों पूरी आपको लाइन समझ आ गई होगी कि बच्चों जो एयर है वो पास करती है नेजल कैविटी से फेरेंक्स में और फिर लैरिंक्स में, और इसी तरह से बच्चों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है वो फ्लो करती है। इसके बाद बच्चों आगे देखें, फूड पासिस फ्रॉम द माउथ थ्रू द फेरेंक्स टू द एसोफेगस, और जो खुराक है बच्चों वो माउथ मुंह से बच्चों वो पास करता है फेरेंक्स के जरिए एसोफेगस में। ठीक है, जो खुराक है वो फेरेंक्स के जरिए एसोफेगस में जो है वो ट्रांसफर होता है, और यहाँ पे बच्चों जो हवा है वो नेजल कैविटी से फेरेंक्स के जरिए कहाँ पे जाती है, लैरिंक्स में जाती है। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को जो है बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है, बहुत सिंपल चीजें जो है वो फेरेंक्स के हवाले से लिखी हुई हैं। जो मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी बताया था कि ये फेडरल की बुक के अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि जो फेरेंक्स है इसके 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों। एक ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, इसको हम नेजोफेरेंक्स कहते हैं जो कि नेजल कैविटी के करीब होता है। एक बच्चों ये वाला हिस्सा होता है जो ग्रीन कलर का, इसको हम ओरोफेरेंक्स कहते हैं, ये ओरल कैविटी के करीब होता है। और एक फेरेंक्स का निचला हिस्सा होता है, ठीक है, इसको हम जो है वो हाइपोफेरेंक्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से याद कर लेना। इसको आप साइड नॉलेज के तौर पर अपनी बुक के ऊपर लिख सकते हैं कि फेरेंक्स के 3 पार्ट्स हैं, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स और हाइपोफेरेंक्स। क्लियर। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, वो है लैरिंक्स। ठीक है, अब बच्चों अब हुआ ये कि जो हवा है वो नेजल कैविटी से पास होकर कहां पर आ गई, नेजल कैविटी से वो गुजरी और गुजरकर फेरेंक्स के अंदर आ गए। अब फेरेंक्स के बाद बच्चों हवा ने कहां पे आना है, लैरिंक्स के अंदर आना है। ठीक है बच्चों, लैरिंक्स को अगर आप देखें अपनी बुक के अंदर तो आपकी बुक में लैरिंक्स की जो है वो ये डायग्राम जो है वो शो की हुई है, ये एक्सटर्नल व्यू है बच्चों। ये जो आपको सांस की नाली नजर आ रही है इसको हम ट्रेकिया कहते हैं। ठीक है, और ट्रेकिया के ऊपर बच्चों अगर आप यहाँ पे इसको महसूस करें तो आपको जो है वो प्रॉपर लैरिंक्स फील भी होगा। ठीक है,
अब बच्चों ये होता कैसा है, इसका फंक्शन क्या है, इसको जो है वो हम आए तफसील से हम इसको स्टडी करते हैं। बच्चों देखें, लैरिंक्स के सबसे पहले आप डेफिनेशन की हेडिंग देंगे। लैरिंक्स जो है बच्चों ये क्या करता है, कनेक्ट करता है फेरेंक्स को ट्रिकिया के साथ। फेरेंक्स जो है उसको ट्रिकिया जो सांस की नाली इसके साथ कनेक्ट करने का काम कौन करता है, लैरिंक्स करता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों लैरिंक्स के ऊपर क्या मौजूद है, इसके ऊपर मौजूद होता है फेरेंक्स। ठीक है, और इसके नीचे क्या मौजूद होता है, इसके नीचे मौजूद होता है ट्रिकिया। तो फेरेंक्स को ट्रिकिया के साथ कनेक्ट करने का काम जो है वो लैरिंक्स करता है। और ये किस पर मुश्तमिल होता है, ये मसल्स पर और कार्टिलेज पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, कार्टिलेज बच्चों आप इस तरह से याद रखें कि ये सॉफ्ट बोन, नरम हड्डी को आप कह देते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो हम इंशाल्लाह जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है वहां पे हम इसको तफसील से देखेंगे। तो अभी आपने याद रखना है कि जो कार्टिलेज है, जो लैरिंक्स है बच्चों, ये मसल्स और कार्टिलेज पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद बच्चों इसके अंदर जो है वो स्मूथ मसल्स के बैंड्स होते हैं जिनको हम वोकल कॉर्ड्स का नाम देते हैं। ठीक है, और ये वॉइस प्रोडक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट इज कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। अब बच्चों इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स को वॉइस बॉक्स नहीं कहते, लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो आपने इसको जहन में रखना है कि ये जो लैरिंक्स है इसको हम वॉइस बॉक्स का नाम भी देते हैं, आवाज का डब्बा। और इसे आवाज का डब्बा क्यों कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि इट कंटेन टू बैंड्स ऑफ स्मूथ मसल्स। इसके अंदर स्मूथ मसल्स के दो बैंड्स होते हैं जो कि बच्चों जिनको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। और ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये क्या करते हैं बच्चों, ये वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, वाइब्रेट का मतलब क्या होता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं, आगे पीछे इस तरह से मूव करते हैं जब हवा इनके अंदर से गुजरती है। और बच्चों वो जो वाइब्रेशंस हैं फिर उनको हम अपने लिप्स के जरिए और अपने टंग के जरिए जो है वो प्रॉपर साउंड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो जो वोकल कॉर्ड्स हैं वाइब्रेट करते हैं जब हवा उनसे गुजरती है और इस तरह से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखें ये लैरिंक्स का जो है वो एक्सटर्नल व्यू है कि सामने से जब आप लैरिंक्स को देखेंगे तो आपको इस तरह से नजर आएगा। और जब बच्चों जब आप लैरिंक्स को जो है देखेंगे, लैरिंक्स को आप सामने से देखेंगे तो इस तरह से नजर आएगा, लेकिन जब आप इसको ऊपर से टॉप से देखेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो नजर आएगा। ठीक है, लैरिंक्स की बच्चों जो ओपनिंग है उसको हम ग्लोटिस कहते हैं। उस ग्लोटिस के ऊपर एक पर्दा होता है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी तफसील से पढ़कर आए थे। इसके अंदर बच्चों यहाँ पर ये दो जो हैं वो स्मूथ मसल्स के बैंड्स होते हैं, इनको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। और वोकल कॉर्ड्स के नीचे बच्चों ये प्रॉपर हमें सांस की नाली नजर आती है, इसको हम जो है वो ट्रिकिया कहते हैं। ठीक है, तो आपने इसको देख लेना है कि ये जो है ये क्या है, ये लैरिंक्स का व्यू है फ्रॉम द टॉप और ये इसका एक्सटर्नल व्यू है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है, ठीक है, एपिग्लोटिस जो है ये कार्टिलेजिनियस फ्लैप, फ्लैप कहते हैं ढक्कन को, एक कार्टिलेज का बना हुआ है बच्चों, एक फ्लैप है, एक ढक्कन है। और ये कौन सी कार्टिलेज है बच्चों, इसके अंदर मौजूद होती है इलास्टिक कार्टिलेज। कार्टिलेज की भी तीन टाइप्स हैं, हम इसको चैप्टर नंबर 12 के अंदर देखेंगे, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रियस कार्टिलेज। लेकिन वो कार्टिलेज जो कि एपिग्लोटिस के अंदर मौजूद होती है ये इलास्टिक कार्टिलेज है। तो कार्टिलेजिनियस फ्लैप कार्टिलेज का बना हुआ एक ढक्कन है, दैट एक्सटेंड्स, जो कि फैला हुआ होता है इन फ्रंट, सामने, एंड अबव और ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर और सामने, द ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स कॉल्ड ग्लोटिस। बच्चों एक अलग से एमसीक्यू आएगा, जो लैरिंक्स की ओपनिंग है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, अगर बच्चों आप यहाँ पे बुक के ऊपर देखें तो यहाँ पर बच्चों ये जो लैरिंक्स की ऊपर वाली सरफेस के ऊपर आपको इस तरह से ओपनिंग नजर आ रही होगी, इसको हम ग्लोटिस का नाम देते हैं। और इस ग्लोटिस के ऊपर ये जो आपको नजर आ रहा है ढक्कन की तरह का एक स्ट्रक्चर पड़ा होता है, इसको हम जो है वो एपीग्लोटिस का नाम देते हैं। एपी मतलब ऊपर, ठीक है, ग्लोटिस के ऊपर जो कार्टिलेज का ढक्कन है, कार्टिलेजिनियस फ्लैप है, उसको हम एपीग्लोटिस कह देते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स इज कॉल्ड ग्लोटिस। और इस ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स जिसको हम ग्लोटिक्स कहते हैं, इसके फ्रंट बच्चों, इसके सामने और इसके ऊपर जो कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है इसको हम एपिग्लोटिस का नाम देते हैं। बच्चों एपिग्लोटिस के फंक्शंस क्या हैं, तो वही फंक्शंस हैं जो हम पहले जो है वो पढ़ चुके हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था जो एपिग्लोटिस है स्वेलोइंग के अंदर जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, जब हम जो है वो खुराक को निगलते हैं, ठीक है, आपने इमेजिन किया होगा, देखें जब मैं जो हूँ खुराक को निगल रहा हूँ तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये जो बच्चों ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ऊपर जो है वो लैरिंक्स मौजूद है। जब ट्रेकिया ऊपर की तरफ मूव करती है तो इसके ऊपर लैरिंक्स भी ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बच्चों ये लैरिंक्स है और इसके ऊपर एपिग्लोटिस है। ठीक है, जब लैरिंक्स ऊपर की तरफ मूव करता है ना तो ट्रेकिया के ऊपर भी एक फोर्स लगाता है जो कि जिसकी वजह से ट्रेकिया जो है वो नीचे की तरफ मूव करती है और ये सांस की नाली को जुज़वी तौर पर जो है वो बंद कर देती है। और इसका मकसद क्या होता है, ताकि जो खुराक के जर्रात हैं वो सांस की नाली के अंदर दाखिल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बच्चों वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं व्हेन एयर एंटर्स द लैरिंक्स, जब हवा जो है वो लैरिंक्स के अंदर दाखिल होती है, एपिग्लोटिस कीप स्टैंडिंग, एपिग्लोटिस जो है स्टैंडिंग अपवर्ड, वो सीधा खड़ा रहता है। ठीक है, टू गिव वे टू एयर, ताकि वो हवा को क्या दे सके, रास्ता दे सके। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आप देखें
ये ओपन एपिग्लोटिस है, ठीक है। जब हवा इसके अंदर दाखिल होती है नेजल कैविटी से फेरेंक्स, और फेरेंक्स से बच्चों हवा जब कहाँ पे दाखिल होती है, वो दाखिल होती है, ठीक है, ट्रिकिया के अंदर, लैरिंक्स के अंदर। तो ये जो एपिग्लोटिस है ये स्टैंडिंग अपवर्ड, ये सीधा खड़ा रहता है ताकि हवा को रास्ता दे सके। आगे देखें, व्हेन वी swallow समथिंग, जब हम किसी चीज को निगलते हैं, द बैकवर्ड मोशन ऑफ टंग रेजेस द लैरिंक्स। देखें जैसे आप जुबान को आप इमेजिन करें आप पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, तो फौरन से आपका जो लैरिंक्स है, ठीक है, जो ट्रेकिया और लैरिंक्स है वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे ही आप किसी चीज को निगलते हैं तो जो पीछे की तरफ मूवमेंट मोशन होती है टंग की, वो लैरिंक्स को क्या करती है, ऊपर की तरफ रेज कर देती है। ड्यू टू इट, इस वजह से एपिग्लोटिस इज फोर्स डाउनवर्ड। एपिग्लोटिस के ऊपर जो है वो नीचे की तरफ एक फोर्स लगती है ताकि वो ग्लोटिस को क्या कर सके, बंद कर सके। ग्लोटिस क्या है, ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स, ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स को वो बंद कर सके। अब बच्चों इससे होता क्या, इट प्रिवेंट्स, ये बचा लेता है स्वेलोड मटेरियल, निगलने वाला जो मटेरियल है उसको, फ्रॉम एंटरिंग द लैरिंक्स, के वो लैरिंक्स के अंदर दाखिल ना हो। क्लियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है ये एपिग्लोटिस जो है क्लोज हो गया, और इसका मकसद क्या है, ताकि जो स्वेलोड मटेरियल है वो सीधे का सीधा जो है वो किसके अंदर दाखिल हो, एसोफेगस के अंदर दाखिल हो। क्लियर, तो आपने इस चीज को जो है वो अच्छी तरह से समझना है। इसके बाद बच्चों साइड बॉक्स आपकी बुक के अंदर 2 गिवन है, उनके अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बच्चों लैरिंक्स के अंदर जो मसल्स मौजूद होती हैं उसकी मूवमेंट के हवाले से एक साइड बॉक्स के अंदर बताया गया है। बच्चों यहाँ पे देखें, मसल्स इन द लैरिंक्स मूव द वोकल कॉर्ड्स अपार्ट टू अलाउ ब्रीथिंग। अब बच्चों ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं जो कि स्मूथ मसल के बैंड्स होते हैं, बच्चों जो इनकी मूवमेंट है ये लैरिंक्स के अंदर मौजूद खास तरह के मसल्स जो हैं वो करवाते हैं, ठीक है। अब बच्चों और दूसरे मसल जो हैं वही लैरिंक्स के अंदर मौजूद जो वोकल कॉर्ड्स हैं उसको टुगेदर इकट्ठा रखते हैं टू अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ वोकल साउंड्स। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब वोकल कॉर्ड्स जो हैं बच्चों वो इकट्ठे होंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स ओपन है, ठीक है, और यहाँ पे देखें वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो क्लोज हैं, ठीक है। अब बच्चों जब वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो ओपन होंगे तो यहाँ से जो है वो सांस जो है सांस आएगी, फिर जो है हवा यहाँ से गुजरेगी, ठीक है, और हवा इसके जो है वो ट्रिकिया की तरफ जाएगी और फिर ट्रिकिया से वापस आएगी। कब, जब वोकल कॉर्ड्स ओपन होंगे। लेकिन जब बच्चों वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो क्लोज होंगे तो यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स क्लोज होंगे, जब हवा अब इनसे गुजरेगी तो अब यहाँ पे जो है ये वाइब्रेट करेंगे और इनकी वाइब्रेशन से बच्चों साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मैं इसको दोबारा रीड कर रहा हूँ, देखें, अदर मसल्स इन द लैरिंक्स, लैरिंक्स के अंदर मौजूद दूसरे मसल्स मूव द वोकल कॉर्ड्स टुगेदर, वो वोकल कॉर्ड्स को इकट्ठा मूव करवाते हैं टू अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ वोकल साउंड्स, ताकि वोकल साउंड मतलब वोकल कॉर्ड्स की वजह से जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई हैं वो प्रोड्यूस हो सकें। द लेटर मसल्स, जो फिर बाद वाले मसल्स हैं, आल्सो कंट्रोल द पिच ऑफ साउंड्स, वो पिच ऑफ साउंड्स को कंट्रोल करते हैं, एंड हेल्प कंट्रोल देयर वॉल्यूम, वो और उनके वॉल्यूम को भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो जहन में रखना है। ये साइड बॉक्स के अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन है और इस पॉइंट को आपने जहन में रखना है कि जब एपिग्लोटिस, जब बच्चे जो वोकल कॉर्ड्स हैं जब वो क्लोज होते हैं तो तब जो है वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो एक और साइड बॉक्स है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं, हाउ कफ रिफ्लेक्स स्टिमुलेटेड, कि आपको जो अचानक से खुद ब खुद जो है वो खांसी आती है वो किस तरह से आती है। तो यहाँ पे देखें वो कहता है, इफ स्वालोड मटेरियल, अगर आप वो मटेरियल जिसको आप निगल रहे हैं, वो खाना जिसको आप निगल रहे हैं, ठीक है, डज स्टार्ट टू एंटर द लैरिंक्स, अगर वो जो सांस की नाली के ऊपर, ट्रेकिया के ऊपर जो लैरिंक्स कार्टिलेज का बना हुआ एक छोटा सा हिस्सा जिसको हम लैरिंक्स कहते हैं, इसके अंदर बच्चों दाखिल होने की अगर वो कोशिश करता है तो ये इरिटेट करता है लैरिंक्स को, ठीक है। ये लैरिंक्स को बच्चों क्या करता है, इरिटेट करता है, और उस इरिटेशन के नतीजा में एक स्ट्रॉन्ग कफ रिफ्लेक्स जनरेट होता है, ठीक है। आपको अचानक से जो है वो एक खांसी आती है और उस खांसी जो है वो इतने प्रेशर के साथ आती है कि लैरिंक्स के अंदर मौजूद जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो थ्रू द कफ जो है वो बॉडी से जो है वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। दिस जनरली आमतौर पर एक्सपेल, बाहर धकेल देता है द मटेरियल को आउट ऑफ द लैरिंक्स से बाहर, एंड इनटू द थ्रोट, ठीक है, और गले से भी बाहर, ठीक है। सबसे पहले जो है वो लैरिंक्स से गले में आते हैं और फिर गले से जो है फिर बच्चों वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो जहन में रखना है। बच्चों यहाँ पे जो है वो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो खत्म होता है। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को तफसील से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।